चलो जी, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको जनरल एंट्री के बारे में बताया था बच्चे इस चैप्टर से, और 2 इलस्ट्रेशन भी कराए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आप सबने क्वेश्चन कर लिए हैं, डाउट आपके हैं नहीं, बस आज उसी चीज़ को और आगे प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। और अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो एग्ज़ाम में जनरल एंट्री आ जाएगी। जनरल एंट्री जल्दी भी जाती है चैप्टर की। पढ़ दो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 25 से जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन शुरू हैं 37 तक। पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, आप ही पढ़ दो जी। ठीक है जी। क्वेश्चन में बताया नहीं किसका खर्चा है, कौन पैसे देगा। फर्म का खर्चा है और फर्म ही पैसे देगी। मतलब मेरे शब्दों में मेरी एंट्री है, फर्म का खर्चा फर्म ने पैसे दिए, फर्म का खर्चा फर्म ने पैसे दिए। नेक्स्ट। पार्टनर का खर्चा फर्म ने पैसे दिए, फर्म ने पैसे दिए कितने रुपए? 500 रुपये। खर्चा किसका था? पार्टनर का। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। आगे बढ़ेंगे। one of the partner goes to bear all realization expenses for which he has given a commission of 2% of net cash realized from dissolution. Cash realized from asset was ये एक पार्टनर है जिसे हमने ये काम दिया कि भैया आप हमारे फर्म को डिजॉल्व करवा दो। उसने कहा जी मैं करवा तो दूंगा लेकिन 2% लूँगा। मतलब किसका कह रही है? जितने भी पैसे आएंगे उसका नेट। मगर नेट का मतलब कैसा? जो आपकी कैश आएगा ना एसेट्स को बेच के, उसमें लायबिलिटी पे करने के बाद जो बचेगा उसका 2% मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो ये थर्ड एंट्री में सबसे पहले जब आप एसेट बेचोगे तो पैसे आएंगे। पैसे कैसे आएंगे? बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने पैसे आए एसेट्स को बेच के? 25,000। जब पैसे आ जाते हैं बैंक की इधर साइड, याद है आपको? रियलाइजेशन बनते हैं, हम इधर लिखते हैं बाय बैंक। फिर लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं इधरली साइड। फिर आप पेमेंट करोगे। कितने ही पेमेंट करिए आपने बताया ना? कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट 25,000 और कैश पे टू लायबिलिटी, लायबिलिटी पेमेंट करिए आपने 5,000 की। पैसे आने की एंट्री है तो पैसे जाने की एंट्री होगी, उल्टी हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए? 5,000। तो अगर 25 आए थे और 5 का खर्चा हो गया तो नेट क्या बचा? 20। 20 का 2% होना चाहिए। 20 का 2% कितना आएगा? 400 रुपये। 400 रुपये सी ए को कमीशन दे दो। एंट्री बोल के बताओ। फर्म का खर्चा है, ए को कमीशन दे दिए। रियलाइजेशन डेबिट टू एज कैपिटल कितने रुपए? 400 रुपये। 400 रुपये। सिंपल, इजी। कोई डाउट नहीं हो? वो वही जो मैंने आपको बात बताई थी 2 वाले से, उसी बात को मैं बार बार उसी को कराऊंगा और कुछ नहीं। और ये 1-2 एंट्री फिक्स हैं। फर्म का खर्चा बताया नहीं, ये एंट्री फिक्स ही आती एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट 26 JKL एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो तो जो मैंने इलस्ट्रेशन कराया था शायद 3, वो एग्जाम में भी आया हुआ था, है ना? पढ़ दो जी। हाँ, वो 17 में आया वो। पढ़ दो जी। JKL 26 इलस्ट्रेशन नंबर 26 देखेंगे। पढ़ दें भाई। किसके पास न्यू बुक है? आप ही पढ़ दो जी। भाई साहब आप ही पढ़ दो, जो नई बुक आपके ही पास है। ठीक है। On this date, the balance sheet showed a balance of 8 lakh around and a balance of 14,000 in provision for bad debts. किसी भी काम का नहीं है प्रोविज़न, बस ये देखो कि डेटर्स से कितने रुपए आने थे। कितने आने थे?
1,34,000 आने थे। बोथ द अकाउंट वर क्लोज, कह रहे दोनों अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन में। क्लोज करने का मतलब ये है, जब आप एक रियलाइजेशन बनाते हो तो डेटर को इधर लिख दिया आपने और प्रोविजन को इधर लिख दिया, ये आपका ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट, लाइट आ गई तो एसी चलाओ भाई, रिमोट देना भाई। फिर क्या हुआ? 4,000 of the debtor become bad and nothing could be realized from them on dissolution। क्या जी 1,34,000 में से 4,000 के डेटर तो मर गए, उनसे कुछ नहीं आया। अगर मैं कहा 1,34,000 में 4 मर गए तो बस बचे पैसे आ गए होंगे। पैसे आने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने रुपए? 31। आगे बढ़ो। के एग्री करता है टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 16,000। के को हमने काम दिया फर्म का डिसॉल्व कराने के लिए और उसके लिए हमने उसकी तनख्वाह डिसाइड करी 16,000 रुपये की। के ने ऑल्सो एग्री कर लिया कि मैं खर्चा ही बियर कर लूँगा डिसोल्यूशन का, फॉर विच ही वॉज अलाउड अ लम सम ऑफ 4। उसके लिए मैंने उसे 4,000 रुपये अलग से भी दे दिए। मैंने के को कहा देख भाई एक के तुझे काम करना पड़ेगा, फर्म की डिसॉल्यूशन तो 16,000 की तनख्वाह मिलेगी। उसने जी खर्चे ही मैं कर दूंगा, मैं खर्चे तू कर दियो, 4,000 रुपये अलग से और दे दूंगा खर्चों के लिए भी, मैं 4,000 और दूंगा उसे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ 6500 का एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म कैश, और वो 6,500 का खर्चा वो फर्म के कैश से गया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एंट्री बताना भाई, हमें ए को पैसे देने हैं, कितने रुपये देने हैं? एंट्री देखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? एज कैपिटल 20,000। 20 कैसे आया? 16 तनख्वाह और 4 जो कोर्स के उसके डिसोल्यूशन में खर्चे थे। तीसरी एंट्री, जब खर्चा होना शुरू हुआ, कौन सा खर्चा? जो डिसोल्यूशन में होना था, वो फर्म की जेब से गया, तो फर्म पैसे लेगी नहीं ए से? ज़रूर लेगी। एंट्री क्या होगी? ए का खर्चा फर्म ने दिया, एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? टू बैंक। कितने रुपए? 6500। आपने सर शॉर्टकट मार सकते थे तो मार सकते थे। आप एंट्री करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज और टू बैंक। ए में 20,000 में से उसे कहते भाई तेरे 6500 रुपये खर्चा हो गया, 13,500 और पकड़ ले। इनकी दोनों ही कंपाउंड ही बन सकती थी, पर कंपाउंड मत बनाना क्योंकि आप लोगों से मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल कहो ए को इतने रुपये देने थे, उससे वापस इतने रुपये ले लेना। ठीक है जी। फोर्थ एंट्री, पार्टनर ए है? अच्छा ए नहीं है, के है। अच्छा लो के लिख दो भाई। हाँ अब सही है। नेक्स्ट लॉस ऑन डिसोल्यूशन। लॉस है, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री आप सबको पता है, ये तो मुझे चाहे आपको ना भी बतानी पड़ती तब भी आप सब लॉस राइट ऑफ कर दो। एंट्री के कौन है? JKL टू रियलाइज। अगर ये रियलाइजेशन का लॉस है तो रियलाइजेशन, ये रिवैल्यूएशन का लॉस है तो रिवैल्यूएशन। लॉस के लिए हमेशा ये एंट्री होती है, कोई भी लॉस हो। क्या है? 37 का रेशो 451 मतलब 10 का एक हिस्सा है। 3700 451 3700 मल्टीप्लाई कर दो बाकी का कितना आएगा? 14,800। 3700 इंटू 5 18,500। ठीक है जी, खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 27 होमवर्क ट्राई कर लेना, जो छोड़ो करा देता हूँ, करा ही देता हूँ। A and B were partner in a firm sharing profit and loss equally. The firm were dissolved on 15 मार्च 2023, जिसकी वजह से लॉस आया 30,000 रुपये का। ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20 एंड दैट ऑफ बी 30,000। फर्म के पास जो कैश रखा हुआ 20,000 रुपये का रखा हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एंट्री। पहले ट्रांसफर ऑफ लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री।
लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री यही है। कितना था लॉस? 30,000 में ए को कितना, बी को कितना, बराबर दिया हुआ है रेशो? अच्छा नहीं दिया हुआ इसलिए इक्वल। अच्छा दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लॉस को बांटने की एंट्री AB2 रियलाइजेशन कितना, 30,000 को बांट दो 15। दूसरी एंट्री ए को पैसे देने हैं, ए के कितने पैसे बनते थे? 20 ए के थे 20, 5 का तो लॉस आ गया, उसके 15 का तो लॉस है। कितने रह गए ए के? ए के कितने रुपए रह गए? 5। भाई 20,000 देने थे ए के, तो 15 तो उसका लॉस एडजस्ट हो गया, 5 रह गए। बी के कितने थे? बी के थे 30, 5 घट 15 घट गए, रह गए कितने? 15। और कमाल की बात देखो, फर्म के पैसे भी इतने ही हैं। कितने पैसे हैं? खत्म। क्वेश्चन था ये कुछ क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक 28 एग्ज़ाम में आया हुआ अगेन 2019 में ही। सर्टिफिकेट बैलेंस में आ सकता है सर। किस में? हाँ पैसे ले भी सकते हैं हम, ए से या बी से। हाँ मान ले सपोज करो ऐसा होता कि बी के पास, सपोज करो बी का जो वो कैपिटल थी वो 5,000 रुपये की थी, 30 ना हो गए, 30 थी ना, 5 ही होती, 15 का लॉस, तो मैं उसे कहता ला भाग के 10,000 रुपये लेके आ। हो सकता है, पैसे मंगा भी सकता हूँ। एंट्री हो जाती बैंक टू बी। नेक्स्ट, ऐसे तो हमने क्वेश्चन किए हैं जहाँ पार्टनर मंगवाए हैं पैसे, बस एंट्री फॉर्म में नहीं किए, वो अकाउंट की फॉर्म में हमने क्वेश्चन किया है। 28 देखते हैं, अंकित एंड बॉबी। तब तक आप इस क्वेश्चन पढ़ो, मैं अपना रिफिल कर लेता हूँ मार्कर। कौन पढ़ रहा है? अब सबकी बुक में होगा ये तो, पढ़ दो भैया, आप ही पढ़ दो। अखिल, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो 4:3:3। कितना? 4:3:3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 4:3 31st March 2018 was the necessary journal entry for the following transaction after various assets other than cash and bank and third party liabilities had been transferred to real estate। इस लाइन का मतलब पता है क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो आप काम क्वेश्चन में बगैर पढ़े करते हो, सारी एसेट्स को इधर ट्रांसफ़र कर देते हो, लाइबिलिटी इधर ट्रांसफ़र कर देते हो, वो काम ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा तो फिर मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ भाई ए कुछ लेके चला गया, बी कुछ लेके चला गया, कुछ मैंने मार्केट में बेच दिया, फिर मैं क्रेडिटरी पेमेंट करता हूँ। तो ये वो एंट्रियाँ हैं, वही एंट्री एग्जाम में रहेंगी, वो वाली एंट्री नहीं आती एग्जाम में कि भाई एसेट्स को लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करो। अगर आपको ट्रांसफ़र करनी आती भी, आपको वैसे पता है सारी एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होती है, तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन, एसेट के नाम आ जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, डेटर, प्लांट, मशीनरी, प्लांट, इमकाना। अगर क्रेडिटर में इधर ट्रांसफ़र करते हो तो उनका नाम आ जाएगा क्रेडिटर, बीपी, बैंक लोन, वाइफ लोन टू रियलाइजेशन। वो 2 एंट्री आप लोगों ने एंट्री की फॉर्म में नहीं, वो आपने अकाउंट की फॉर्म में समझा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। The firm had a stock of ₹80,000. Ankit took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 20% on cost। क्या मतलब है जी? कहते हैं जी फर्म के पास 80,000 का स्टॉक है। मैं कहा ठीक है। क्या जी इसका आधा 46,000 का स्टॉक कौन ले गया? अंकित ले गया। मतलब कितने % डिस्काउंट पे? 20%। मतलब 32,000 में। और बचे हुआ क्या हुआ होगा? बचा हुआ रह गया होगा 40,000, इसे मैंने बेच दिया। कितने % के प्रॉफिट पे? 30% का प्रॉफिट है, मतलब 52,000 में। 2 एंट्री अलग अलग बनेगी, एक पार्टनर से रिलेटेड और एक मार्केट में बेचने से रिलेटेड। पहले जो पार्टनर पैसे सामान लेके जा रहा है, मैं कहा अंकित भाई तू पैसे देगा? कैसी कभी भी नहीं। मैं कहा फिर तू मेरा डेटर बनेगा, तो डेटर बना लो। एंट्री अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नाउ अंकित इज माय डेटर फॉर 32,000 और बाकी स्टॉक को मैंने मार्केट में बेच दिया। बेच के क्या आया होगा? पैसे। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप यहाँ सर हम एक ही एंट्री डाल देते। मैंने कहा बच्चा एक एंट्री डल सकती है, लेकिन चक्कर में मत पड़ना। एंट्री डल जाती अंकित बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, शायद इसमें तो अलग डाल रखी होंगी, नहीं इसने कंपाउंड डाल रखी है, मैं अलग डाल दूंगा। एग्ज़ाम में आधा आधा एक मिल जाएगा। ठीक है जी।
नहीं तो ऐसा हुआ तो पूरा ही साफ हो जाएगा। हो सकता है आपसे ये एंट्री ठीक बन जाए, ये गलत बन जाए। बेटर है भैया अलग एंट्री डाल देना। नेक्स्ट, A liability under a suit for damages included in creditor was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the book. ओके, एक लाइबिलिटी खड़ी हुई थी डैमेज के अगेंस्ट में जो क्रेडिटर में जुड़ी हुई थी। देने तो हालांकि मुझे उसके 13,000 रुपये थे, क्योंकि मैंने तो लाइबिलिटी 13 की एक्नॉलेज करी हुई थी, लेकिन मुझे उसके लिए 32,000 रुपये देने पड़ गए। कोई बात नहीं भैया, अब तो मेरे पैसे जा ही रहे हैं। और क्या जी, टोटल क्रेडिटर थे 50,000 रुपये के। देखना बच्चे, टोटल क्रेडिटर 50,000 रुपये के थे। टोटल क्रेडिटर 50 के थे। 50 में से 13,000 वाली लाइबिलिटी तो एक डैमेज के अगेंस्ट थी। कोई सूट मतलब मेरे पे कोई केस चल रहा होगा, उसे मैंने एक्नॉलेज किया था 13,000 रुपये, लेकिन भाई उसने कोर्ट में केस कर रखा तो मैं 13 भी नहीं देता। फिर तो मैं भाई मैंने उसे एक्नॉलेज किया था मैं 13 दे दूंगा, तो उसने मेरे पर कोर्ट में केस कर रखा था कि भाई कोर्ट डिसाइड करेगा क्या देना है। 13,000 के अगेंस्ट मुझे देने पड़ गए 32,000 रुपये। मैं कोई बात नहीं, 32 देंगे, अब तो फॉर्म बंद ही कर रहे हैं। सवाल ये है बचे हुए कितने क्रेडिटर रह गए? 37 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या करोगे आप? 37 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, पूरे पैसे जाएंगे। तो टोटल जहाँ कितने रुपये लगे क्रेडिटर के अगेंस्ट जोड़ के बताना, 69। एंट्री बोल के बताओ, पेमेंट कर रहे हो। एग्जाम में एक पहलू सोच लेना, दूसरा पहलू 90% रियलाइजेशन होता है। अगर आपने मैंने एंट्री देखी होंगे, हर एंट्री में रियलाइजेशन कहीं ना कहीं डेबिट या क्रेडिट हो ही रहा है। एक पहलू सोच लेना सही कि बैंक डेबिट होना है, बैंक क्रेडिट होना है, पार्टनर का नाम आना है, क्या होना है। दूसरा पहलू ना समझ में आए, रियलाइजेशन लिख देना, 90% आपकी एंट्री ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, बॉबी सिस्टर लोन 20,000 was paid off along with interest of 20,000। बॉबी का सिस्टर का लोन था जिसे मैंने 20,000 प्लस 2,000 रुपये का इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करी। मैंने कितने रुपए दिए एक्चुअल में? 22, और मैंने 22 की पेमेंट करी। 20 का लोन था, मैंने 22 पेमेंट कर दी। आपने सर 2 का तो लॉस हो गया। हाँ देखो ऐसे हुआ होगा, जब आपने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पे आपने यहाँ लिख रखा होगा बॉबीज सिस्टर लोन, 20,000 रुपये लिख रखा होगा आपने। पेमेंट कर दिया आपने उसकी सिस्टर को 22,000 रुपये की। आपने सर 2,000 का लॉस, ऑटोमेटिक लॉस इधर आ जाएगा 2,000 रुपये का, वो लॉस ही है, अलग से लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है, वो लॉस ऑटोमेटिक रियलाइज में निकल आएगा सारा। नेक्स्ट, कार्तिक लोन ऑफ 12,000 was settled at 12,500। कार्तिक का लोन है, कार्तिक का लोन है 12,000 रुपये का। मुझे ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस कंसेप्ट में, मुझे ये मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा भी अलग से, मुझे याद दिला दें कहीं मैं भूल जाऊं। लोन के ऊपर एक अलग से मुझे एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन कराना पड़ेगा मुझे एक लोन पे। थोड़ी सी बात अभी बता देता हूँ। कोई भी पार्टनर, सर पार्टनर के लोन के बारे में, आउटसाइड पार्टनर के लोन के बारे में सिर्फ पार्टनर, आउटसाइड लोन तो वैसे ही ट्रीट होता है, पेमेंट करनी पड़ती है, ख़त्म। ठीक है जी। पार्टनर के लोन के अगेंस्ट, पार्टनर के अगर कभी लोन के बदले या तो पैसे लेके जाए, अगर पार्टनर कभी अपने लोन के बदले पैसे लेके जाए या कोई एसेट लेके जाए, उसकी एंट्री ज़रूर होगी। कभी ये मत समझना कि पार्टनर अपने एसेट के बदले, अपने लोन के बदले एसेट लेके नो एंट्री, वो कंसेप्ट आउटसाइड डेट के ऊपर चल जाता है। वो वाला कंसेप्ट पार्टनर अपनी सैलरी कमीशन के बदले चल जाता है वो। लेकिन अगर पार्टनर कभी भी अपने लोन के बदले या तो पैसे लेके जाए, कोई एसेट लेके जाए, अनरिलाइज एसेट लेके जाए, रिलाइज एसेट लेके जाए, उसके अगेंस्ट एंट्री जरूर होगी। और ज़रूर होने में पार्टनर का लोन, क्या नाम है उसका लोन का? कार्तिक लोन कभी भी अगर आपके लोन को अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, लोन अकाउंट डेबिट होके ही बंद होता है, उसका और कोई जा रहा है ही नहीं वो बंद हो सके।
आप उसे एसिड दो, पैसे दो, कुछ भी दो, जब तक वो बंद नहीं होगा, जब तक वो पार्टनर का लोन डेबिट ना हो जाए, क्योंकि लोन की पेमेंट रियलाइजेशन में होती नहीं है। कहाँ होती है पेमेंट? दूसरे नंबर पे होती है, अलग से अकाउंट बन के होती है पार्टनर का लोन। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। बच्चा लग जाता है कि अच्छा एसिड ले गया, फुल सेटलमेंट में छोड़ दो, वो कंसेप्ट आउटसाइड डेट के ऊपर चल जाता है। वो कंसेप्ट पार्टनर अपनी कमीशन सैलरी के वजह ले, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि एक पार्टनर थी, शायद लेसन 3 में था, कि उसने अपने कमीशन के बदले फर्नीचर ले गई थी। मैंने कहा नो एंट्री, लेकिन वो यहाँ नहीं चलेगा। पार्टनर का लोन तब तक बंद नहीं होगा जब तक वो डेबिट नहीं, और उतने से ही डेबिट करना जितने का लोन है। कितने का लोन है? 12,000। अब लोन खत्म हो गया, ठीक है जी। आपने उसे कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए? पैसे तो 12.5 दिए आपने। कहा सर पैसे तो 12.5 गए आपने। ये बच्चा यहाँ एक और गलती कर देता है, वो लोन पे यहाँ 12.5 लिख देता है। पार्टनर का लोन जब है ही 12 का, एक आदमी डेबिट क्रेडिट आपके अकाउंट में 12 से हो रखा है, तो उसे जीरो कितने से होगा? वो 12 लिखने से 12.5 लिख दोगे, वो नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है जी, तो आपको उसे जितना उसका लोन है उतने से ही डेबिट करना है। पार्टनर का लोन 12 का है, 12 से डेबिट। पैसे कितने दिए वो देखना, ज़्यादा दिए अच्छी बात है, रियलाइजेशन 500 रुपये, कम दिए क्रेडिट। ये ऐसे ही बंद होगा। पार्टनर के लोन में आप कभी ऐसे नहीं हो सकते कि आप सोचो पार्टनर के लोन में कभी नो एंट्री, पार्टनर के लोन में नो एंट्री कभी नहीं होगी, वो होगी एंट्री। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, इस बुक में नहीं है, लेकिन वो अलग से क्वेश्चन है, मुझे कराना है, वो याद दिला देना मुझे। ठीक है जी, नेक्स्ट ये वाला लो जी, दोबारा समझ लो बच्चे। क्या हुआ, हमारे पास है क्रेडिटर्स हैं जिनके हमें पैसे देने होते हैं, क्रेडिटर के पैसे देने होते हैं। उसमें से एक क्रेडिटर ने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर रखा था, हालांकि मैंने तो उसकी लाइबिलिटी एक्नॉलेज करी हुई थी कि भाई तुझे 13 देने हैं। उसने कोर्ट में केस कर रखा होगा। अब जब कोर्ट में केस कर रखा तो भाई मैं तो 1 रुपया भी नहीं देता जब तक कोर्ट नहीं कहेगा। कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपको 32,000 रुपये देने हैं। अब कोर्ट की बात कौन मना करे, मैंने कहा 32 दूंगा जी। तो मैंने 13 के अगेंस्ट 32 दिए, मेरी जेब से तो 32 जाएंगे, 32,000। आपने सर जो 50 में 13 का हिसाब तो कर दिया आपने, तो जो 37,000 है इनके बारे में क्या करना है? मैं कहा भाई इनके बारे में कभी ना बताया जाए तो इनकी फुल पेमेंट होती है। अगर क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन ना बताता तो मैं इस क्रेडिटर के पूरे 50 दे देता, लेकिन कोर्ट की वजह से मुझे 13 के बजाय 32 देने पड़े, और जो बचे 37 है उन्हें तो मैं खुद 37 देता ही। तो 37 एक दिए, 32 एक दिए, टोटल कितना आ गया? पैसे दे दिए क्रेडिटर को 69,000। नेक्स्ट हो गया, खत्म ही हो गया। तो एक और देखते हैं 29। मैंने कहा था ना जब मैं एक बार एंट्री बता दूंगा फिर क्वेश्चन फ्लो में चलते हैं फटाफट। एक दिन में 5-6 का भी एवरेज निकल आता है, शायद मैंने आज करा दिए होंगे, 4 तो कराई दिए होंगे। 24, 25, 26, 27, 5वां है ये। रविशंकर एंड मधुर, कौन पढ़ रहा है? सबकी बुक में होगा ये भी। कौन पढ़ रहा है? आप ही रहेंगे भाई, आप ही पढ़ दो। रविशंकर एंड मधुर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:1। ठीक है, वही एसेट्स और लायबिलिटी हम ट्रांसफर करने के बाद की एंट्री पढ़ रहे हैं। मैं कहा अच्छी बात है। मैंने आपको पहले ही बता रखा, डेट कलेक्टिंग एजेंसी कौन होती है? डेट कलेक्टिंग एजेंसी कौन होती है? बिल्कुल सही, रिकवरी एजेंट है वो। एक तरह से जिन्हें आप हिंदी भाषा में गुंडे कह देते हो, वो गुंडे हैं जो वो उन शरीफ लोगों से पैसे निकलवा के ला रहे हैं जिनसे पैसा निकलवाने में आप समर्थ नहीं है। मतलब आप उनसे पैसे नहीं निकलवा पाए डेटर से। उन्होंने कहा सर आप हमें बताओ, हम पैसे निकलवा के लेके आएंगे। उन्होंने कहा जी लेकिन 5% कमीशन लेगी। तो कहा ठीक है। कहते हैं जी द रिमेनिंग डेटर 40,000 के थे, मतलब 1,40,000 के अलग डेटर हैं और 47,000 के अलग हैं। आउट है जी, हाँ वही तो लिखा हुआ है डेटर भाई। 1,40,000 के अलग हैं और 47 के अलग है। डेटर अमाउंटिंग टू 1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी विच वर चार्ज
और जो रिमेनिंग डेटर जो बचे हुए 47,000 उनमें से ऑफ विच डेटर 17 कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज ऑफ द सेम इंसॉल्वेंटी, क्योंकि उसमें 17,000 रुपये मर गए। देखना ऐसे देखना, टोटल डेटर रहे होंगे आपके 1,40,47 1,87,000, इसमें से 1,40,000 वाले डेटर ये वो कोई बड़ा गुंडा होगा जो मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैंने इस व्यक्ति की रिकवरी इससे बड़े गुंडे को दे दी कि मैं कहा तू उससे निकलवा ले पैसे, और जो भी निकलवाएगा 5% तेरा, तो उसने निकलवा दिए होंगे 5% कम पे, तो 7,000 रुपये उसने रख लिए होंगे, मेरे पास कितने आगे होंगे 1,33,000 भाई। टोटल डेटर 187 के रहे होंगे, 1,40,000 एक है, 47 एक है, वो टोटल डेटर होंगे मेरे फर्म में। ये है हमारे पास टोटल डेटर, इसमें से 1,40,000 वाला बड़ा गुंडा हो रहा होगा, उससे बड़े गुंडा को मैंने हायर किया और मैं कहा भाई ये तू निकलवा दे पैसे, उसने जी 5% लेंगे, मैं कहा ठीक है तू रख लियो, तो उसने मेरे हाथ में कितने रुपये ला के दिए होंगे 1,33,000, बचे हुए 47,000 से मैं खुद रिकवरी करने गया, मैं भी तो गुंडा ही हूँ ना, तो उसमें से एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब गरीब हो गया, वो उसकी हिम्मत ही नहीं है, तो 17 वहाँ मर गए, तो आए कितने होंगे, तो टोटल पैसे कितने आ गए होंगे, पैसे आने की एंट्री बताओ। बिल्कुल सिंपल, एंट्री करने में टाइम नहीं लगेगा आपको सर। हाँ जी, इसमें डेटर तो थे 40 के, 1,40,000 के, हम तो समझे 1,40,000 माइनस ना ना ये कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डेटर अमाउंटिंग, ये कहाँ लिखा हुआ टोटल डेटर, ये थोड़े लिखा टोटल डेटर अमाउंटिंग टू 1,40,000 और आउट ऑफ विच 1,40,000 और हैंडेड ओवर टू, ऐसा लिखता ना, लिखा हुआ है डेटर्स अमाउंटिंग टू 1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी विच वर चार्ज 500, द रिमेनिंग डेटर जो बचे हुए डेटर हैं 1,40,000 के अलावा डेटर हैं वो 47 के हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है भाई, वहाँ लिखा होता टोटल डेटर अमाउंटिंग टू 1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू, तो मैं कहता ठीक है जी। पैसे आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री आप सबको बहुत अच्छे से रट गई है। मैंने कहा था ना सबसे इजी चैप्टर मेरे यहाँ पढ़ने वाले को रिजोल्यूशन ही लगता है, क्योंकि मैं इसे समझाता कम हूँ, रटवा जा देता हूँ, चाहे कहता सर ये आ गया मुझे चैप्टर, और मुझे पीछे कुछ आई या ना आई, ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है। नेक्स्ट दूसरी एंट्री, क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 5,000 वर पेड टू 3,500 in full settlement of their claim and balance creditor were handed over stock of 20,000 in full settlement of their claim of 90,000। दो कहानी है जी, एक क्रेडिटर है जिसे 5,000 के बदले 3,500 दिए, और जो बचा हुआ क्रेडिटर है 90,000 वाला, उन्हें मैंने फुल सेटलमेंट में क्या पकड़ा दिया स्टॉक, आउटसाइड डेट स्टॉक लेके चला गया फुल सेटलमेंट में, नो एंट्री। और 5,000 वाले को 3,500 दिए, यस एंट्री, पैसे देने की एंट्री, कितने की, बस एक एंट्री काफ़ी है। अब यहाँ वो वाले एंट्री मत डालना बच्चों, क्या आपने समझा सर मैं इसका ए और बी बना के लिखूँ, एक पे एंट्री या दूसरे में नो एंट्री, नहीं। जब आप एक नंबर डाल रहे हो सेकंड की ये एंट्री है, इसका मतलब टीचर समझता है कि भैया इसने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है और एक पे इसे पता थी नो एंट्री और दूसरे पे एंट्री की है, तो इसका मतलब बाकी छोड़ दी, इसका मतलब वो नो एंट्री हो चुकी है। लेकिन अगर इसी एंट्री पूरे पे नो एंट्री होती तो फिर आप लिखते, मतलब सपोज हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप ऐसे करके डालोगे ए इसका और इसका फिर लिख दोगे नो एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर कुछ नहीं, आपने फिर डालना पड़ेगा। सेकंड में दो पार्ट हैं, ए एक में एंट्री थी दूसरे में नो एंट्री थी, ठीक है जी। नेक्स्ट, और ये नरेशन भी डालनी पड़ेगी, आगे बढ़ेंगे। कहाँ है, ये नहीं है, हट गई है, प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन नहीं ये नहीं है भाई, हमारे में तो दिखाना बच्चे, आप दिखाना भाई बुक, ये आपकी बुक में है एंट्री है। ये है ना ये बिल, नहीं भाई नेक्स्ट तो बिल के बाद रवि वाली होगी एंट्री, आपके मोर एंट्री दे रखी है, प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट एक तो बिल वाली, बिल रिसीवेबल 2,000
छोड़ दो उसे तो वो तो अब आएगी नहीं। फिर प्रॉफिट उसके बाद बस। रवि वाली नहीं है, रवि एग्री टू बियर एक्सपेंस, कोई बात नहीं, बुक पीछे दो, ये एंट्री शेयर कर लेंगे। प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो बांटना आता है, रियलाइजेशन टू रविशंकर और मधु, वो कुछ एंट्री नहीं। हम ये पढ़ते हैं रवि वाली, पढ़ना भाई। रवि एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस, रवि ने कहा मैं सारे खर्चे मैं करूंगा डिसोल्यूशन रियलाइजेशन के। फॉर हिज सर्विस रवि वॉज एग्री टू पे 10,000, रवि को हमने कहा भाई तेरी सर्विस के लिए हम तुझे 10,000 रुपये देंगे। क्या जी ठीक है। एक्चुअल में खर्चा हुआ 8,000 का जो रवि ने बियर करा, रवि का खर्चा रवि बियर कर रहा है, मुझे क्यों बता रहा है। मेरी तो उससे कितने बात तय हुई थी, 10 दूंगा मैं तो। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, दिए कहाँ हैं पैसे अभी। अच्छा एक और बात बताओ, कहानी थोड़ी बदल देता हूँ, थोड़ी सी और मतलब पढ़ा रखा है मैंने। मैं कहता है जो खर्चा हुआ 8 का है फर्म ने कर दिया होता, फिर बैंक वाले टू बैंक 8 और टू रवि 18। मैं कह रहा हूँ ये खर्चा 8 का ही है, बस यहाँ लिखा हो ना, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय रवि। बैंक वाले तो 2 जाने थे। हाँ, अगर ये खर्चा रवि ना करके फर्म करती तो फर्म रवि को बोलती भाई तेरी 10 में बात तय हुई थी, 8 तो तू खर्चा करवाई चुका, 2 और ले ले। टू रवि 2 और टू बैंक 8, ये क्वेश्चन आप करके रखे हो। अच्छा अगर मैं बात करता कि ये खर्चा 8 ना हो गया 18 हो जाता, और एंड क्वेश्चन सेम ही रहता, 8 ना हो गया 18 हो जाता, 8 ना हो गया 18, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, जो ये लिखा हुआ बुक में यही होता, फॉर्म ना लिखा होता यही, 8 ना हो गया 18 तो क्या होता, कुछ भी ना होता। रवि का खर्चा रवि ने किया, मुझे क्या मतलब है। मेरी कितने बात हुई थी, 8 में, सॉरी 10 में, मेरी बात 10 में हुई थी, मैं 10 दूंगा। 8 की जगह 18 हो, 8,000 हो, 800 रुपये हो ना हो, मुझे क्या मतलब है। एंट्री सेम। एक और बात, अगर मैं कहता कि सपोज करो ये खर्चा 18 का ही होता और फर्म ने कर दिया होता, टू बैंक 18 और रवि आ जाता है डेबिट में 8, ये एक ही एंट्री को कई जगह से घुमा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। टाइम हो गया। एक 2 3 4 5 6 7 8 में से गए 2, रह गए 6। कल भी देख सकता हूँ मैं, इस चैप्टर को मैं कल ही ख़त्म करा दूँगा, कल नहीं तो परसों ख़त्म करा दूँगा। 6-7, एक लोन के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन कराना अलग बुक से, वो इस बुक में दिया नहीं होगा। चलो कल करते हैं बस, जा है जी, इसका रिवीजन करें बस, आज इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे आए नहीं है इसलिए छोड़ दिया। चलो जी बाय बाय। बिजनेस की फाइल के पास आप पढ़ी हुई बहुत पुरानी